कर्ण व्यदन विधि। श्लोक नंबर 3 में देखो, रक्षा आभूषण निमित्ता बालस्य कर्णो व्यधते। एक तो दो कारण से कान का वेदन करते हैं, एक रक्षा के लिए, एक आभूषण के लिए। काश्यप ने धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए बोला है। काश्यप ने धर्म अर्थ एवं काम की सिद्धि हेतु और सुश्रुत बोलते हैं तो षष्ठे मासी सप्तमे व शुक्ल पक्षे प्रशस्यते तिथि कर्ण मुहूर्त नक्षत्रेषु। यहीं पर काश्यप बोलते हैं कि शिशु की हर्ष प्रवणता अवस्था में, जब शिशु हर्ष मतलब खुश हो, हर्ष प्रमत अवस्था, ऐसे लिख लेना, शिशु हर्ष प्रमत अवस्था, शिशु हर्ष प्रमत अवस्था में। सुश्रुत ने बोला है कि छठे मास या सातवें मास में, IMP है, क्वेश्चन आया। काश्यप ने कर्ण विधन का वर्णन चूड़ाकरणीय अध्याय में कहा है। चूड़ाकरणीय अध्याय। नेक्स्ट अंडरलाइन करो, दैवकृत छिद्रे। कर्ण में कहाँ करना चाहिए वेदन? जहाँ पर आदित्य कराव अभवासिते शनैर शनैर दक्षिण हस्ते ने ऋजु विदते। जहाँ पर आदित्य तथा सूर्य की किरणें सामने दिखाई दें, उसको बोलते हैं दैवकृत छिद्र। और वहां से धीरे धीरे जो है दक्षिण हाथ से ऋजु वेदन करना चाहिए। प्रतनुक सुच्या, तनुक सुच्या, प्रतनुक और बहल आर्या। अगर कान तनु होगा तो सूची से वेद करे, अगर बहल होगा कान मोटा होगा तो आरी से करना है। दोनों IMP हैं। पूर्व दक्षिण कुमाराया वाम कुमारया ततः पिचुवर्ती प्रवेशित। लड़का होगा तो दक्षिण कान, लड़की होगी तो कुमारी होगी तो बायां कान में क्या करना है, वेदन करना है। और उसके बाद पिचू जो है वो प्रवेश करना चाहिए। बागवट के अकॉर्डिंग लिखो, रक्षा आभूषण निमित्त, ये भी सेम ही बोलते हैं, रक्षा आभूषण निमित्त हेतु 6th, 7th, 8th मास में शीतकाल और शुभ दिन, शीतकाल कौमा शुभ दिन में हमें कर्ण वेदन करना चाहिए। श्लोक नंबर 4, शोणित बहुतवेन वेदनाया च अन्य देश विद इति जानीयात। अगर बहुत ज्यादा रक्त निकलता हो, वेदना ज्यादा होती हो तो किसी और जगह वेदन हुआ जानना चाहिए। निरुपद्रवता तद्देश विद इति, अगर कोई उपद्रव नहीं है तो समझो सही वेदन हुआ है। तत्र अज्ञेन यदृच्छाया विद्धासु सिरासु, अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति सिरा का मतलब कर्ण वेदन करते हुए सिरा का वेदन कर देता है तो उसमें 3 तरह की सिराएं इन्वॉल्व हो सकती हैं, कालिका, मर्मरिका, लोहितिका, उपद्रवा भवंती। क म ल, कमल निमोनिक याद रखना, कालिका, मर्मरिका और लोहितिका। तत्र कालिकाया विद्ध हो जाए तो ज्वर, दाह, ज्वर को डार्क अंडरलाइन, शवेथु वेदना च भवती, ज्वर, दाह, शवेथु वेदना उत्पन्न हो जाती है। अगर मर्मरिका इन्वॉल्व हो तो वेदना, ज्वर और ग्रंथि उत्पन्न होती है, डार्क अंडरलाइन, वेदना और ज्वर में। लोहितिकाया इन्वॉल्व होती है तो मन्यास्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह, कर्णशूल। लोहितिका का निमोनिक लिखना है मास्क, MASK। मन्यास्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह, कर्णशूल,
ये अगर लोहितिका इन्वॉल्व होती है तो ये उपद्रव होते हैं, इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है ना, मन्य स्तंभ वगैरह से आ सकता है। और ग्रंथि इसमें अलग है, तो मर्म की ग्रंथि याद रख सकते हैं, मर्मरिका या मर्म की ग्रंथि। श्लोक नंबर 6 अंडरलाइन करना है। क्लिष्ट जिह्वा अप्रशस्त सूचि व्यधन गाढ़ वर्तित दोष समुच्चय यद प्रशस्त व्यधान वा तत्र श्रम्भो वेदना वा भवति तत्र वर्ती। इसको हिंदी में देख सकते हैं, अगर बोलते हैं कि धार रहित या खुरदरी टेढ़ी अप्रशस्त धातु से बनी हुई सूची से अगर वेदन कर दिए जाए, या अधिक मोटी वर्ती को कान में रखने से दोषों का प्रकोप हो, तो या ठीक तरह से वेदन ना हो, शोथ श्रम्भ ऐसी वेदनाएं उत्पन्न होती हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उस वर्ती को उपहृत्य हटा देना चाहिए, और वहां पर वर्ती के स्थान पर मधुक एरंड मूल मंजिष्ठा यव तिलक कलक मधु घृत प्रगाढ़ आलेपित इन औषधों का प्रलेप करना चाहिए। एंटीबायोटिक टाइप है ये एंटी इन्फ्लामेटरी एंटीबायोटिक टाइप है, ये इनको लगाना चाहिए, ताकि व्रण का प्रतिदिन सुरूढ़, सुरूढ़ मतलब रोपित होता रहे। यहाँ से AR जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि मान लो अगर जो इन्फेक्टेड सूची थी, सही सूची नहीं थी, उससे अगर मान लो छेदन कर दिया जाए और उसके बाद वहाँ पर स्वेलिंग इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो जाए, तो उस समय क्या करना चाहिए, इनको बर्ती को हटा के मधुक तेल या एरंड मंजिष्ठा तिल तेल का लेप लगाना चाहिए। श्लोक नंबर 7 तत्र सम्यक विदग्ध आम तेलेन प्रशिक्षित क्वेश्चन मार्क। सम्यक विद हुआ हो तो ऐसे में आम तेल से परिसेचन करना चाहिए। त्रेहाच बत्ती स्थूलंतरा दध्यात परिषेकम तमेत, ये दोनों क्वेश्चन है। 3-3 दिन में बर्ती को बदलना चाहिए और साथ में थोड़ी मोटी बर्ती लगानी चाहिए। 3-3 दिन में बर्ती बदलनी और साथ में हल्की हल्की मोटी करते जाना, बड़ी बर्ती करते जाना। ये क्वेश्चन आ चुका है, किस तेल से परिसेचन करना चाहिए और कितने कितने दिनों के बाद बर्ती बदलनी है, दोनों क्वेश्चन है। इसी के साथ लिखो बच्चों प्लस सूतिका को बला तेल से परिसेचन करने का विधान है। बच्चों प्लस सूतिका को बला तेल से परिसेचन। अथा व्यपगत दोषे उपद्रवे करणो वर्धनार्थ लघु वर्धनक कुर्यात्। अगर दोष व्यपगत, दोष नहीं रहे हों, उपद्रव शांत हो गए हों, तो कर्ण को वर्धनार्थ, उस छेद को बढ़ाने के लिए लघु वर्धनों का प्रयोग करना चाहिए, धीरे धीरे उनको बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक पे, श्लोक नंबर 10 कर्ण बंधन जो है समासेन पंचदश कर्ण बंधन कृता, 15 प्रकार के कर्ण बंधन बताए हैं। ये इन्हें कहते हैं कर्ण संधान विधि। लिखना है कर्ण संधान विधि, कुल है 15। इसमें 10 साध्य होते हैं और 5 जो है असाध्य। जो 5 असाध्य हैं उनका निमोनिक बनाना है काही सवय। काही सवय यहां से असाध्य, संक्षिप्त, हीन, बल्लीकरण, यष्टीकरण और काकोष्ठक, काही सवय ऐसे बना दिए। और ऊपर वालों का बनाना है नेम उत्पल बल्लू, नेम उत्पल बल्लू, आस्किंग आस्किंग गाड़ी ऑटो,
कठोर नित्य कपट से। इस तरीके से थोड़े से बना सकते हैं आप ना। नेम से नेमी संधानक, उत्पल, बल्लूर, आस्किंग से आसंगिम, गाड़ी से गंडकरण, ओटो से आहार्य, नित्य से निर्वेदिम और वय से व्योजिम, कपाट से कपाट संधि और अर्ध कपाट। इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। तेषु पृथु आयत सम उभय पाली नेमी संधानक, वृत्त आयत सम उभय पाली उत्पल भेदक। देखो कैसे याद रखना है। यहाँ पृथु से शुरू हो रहा है। पृथु आयत सेम होंगे दो दो। पृथु आयत सम उभय पाली, वृत्त आयत सम उभय पाली, ये उत्पल भेदक है। इसमें पाली वृत्त है, इसमें पृथु है। हरस्व वृत्त सम उभय पाली बल्लूरक। बल्लूर जो है ना वो हरस्व है, ऐसे याद रखते हैं। बल्लू हरस्व होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट है आसंगिम, अभ्यंतर दीर्घ। आसंगिम जो है अभ्यंतर दीर्घ है और गंडकरण जो है वो बहिर्दीर्घ है। संगिम मतलब ऐसे संगम होता है ना, तो अगर अभ्यंतर रिश्ता गहरा हो तभी संगम होता है, तो ऐसे लिखना अभ्यंतर दीर्घ संगिम आसंगिम। और गंडकर्ण मतलब सिर्फ बाहर से दीर्घ, अंदर से नहीं है, ऐसे करके। अपाली उभय तो आहार्य, आहार्य का मतलब होता है निकालने योग्य। अपाली जिसमें दोनों तरफ पालियां ना हो तो उसको जोड़ेंगे कैसे, निकालने लायक ही होगा वो। निर्वेधिम, ये बड़ी बार क्वेश्चन आया। पीठ उपम पाली उभय तो क्षीण पुत्रिका श्रितो निर्वेधिम। निर्वेद निर्वेधिम ऐसे याद रख लेना कि उसका क्या वध करना जिसका पुत्र क्षीण है ना। पीठ पे उसका क्या वार करना जिसके पुत्र क्षीण है, ऐसे करके याद रखना निर्वेधिम। पीठ उपमम उभयता क्षीण पुत्रिक आश्रितो निर्वेधिम, ये क्वेश्चन बड़ी बार आया। नेक्स्ट है व्योजिम, स्थूल अणु सम विषम पाली, व्योजिम होता है। और स्थूल अणु सम विषम पाली। नेक्स्ट लिखना है कपाट संधि और अर्ध कपाट संधि। कपाट दरवाजों को बोलते हैं, ऐसे दरवाजे खुलते हैं ना दो, ऐसे उनको बोलते हैं। अभ्यंतर दीर्घो पाली इतर अल्प पाली। अभ्यंतर दीर्घ और अंदर से जो बड़े हों और बाहर से जो छोटे हों उनको बोलते हैं कपाट। अंदर से बड़े हों मतलब कि अगर मान लो आप मंदिर के दरवाजे खोलते हैं तो या घर के दरवाजे खोलते हैं, बाहर अंदर की तरफ बड़े हों कोई बात नहीं, तो उनको सही समझना चाहिए, इनको कपाट समझना चाहिए। यही अगर दरवाजे बाहर की तरफ खुले और बाहर से बड़े हों तो उनको बाह्य दीर्घे कपाली, बाहर दीर्घे पाली इतर अल्प पाली अर्ध कपाट, और बाहर से बड़े हों तो उनको अर्ध कपाट समझना चाहिए। इस तरीके से देखो थोड़ा थोड़ा ना आपको ऐसे इलॉजिकल तरीके से याद रखना पड़ेगा ये, वैसे क्योंकि वैसे समझ नहीं आएगा और होगा भी नहीं याद। तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। पृथु आयत सम उभय पाली होगा तो नेमी संधानक, वृत्त से शुरू होगा तो उत्पल भेदक, पहले दो तो यही। बल्लू हरस्व है, छोटा है, हरस्व वृत्त समूह पाली है बल्लूर का। असंगिम अगर अभ्यंतर दीर्घ होगा, अभ्यंतर दीर्घ पर ध्यान रखना, अभ्यंतर दीर्घ इधर इतर लगा हुआ है, अभ्यंतर दीर्घ पाली इतर अल्प पाली। संगम में सिर्फ अभ्यंतर दीर्घ पाली है, अंदर से दीर्घ होगा तो संगिम, बाह्य से दीर्घ होगा तो गंडकर्ण, और अपाली उभय तो अप्याहार्य, आहार्य मतलब निकालने योग्य है जो पाली नहीं है। निर्वेधिम पीठोपम पाली उभय तो क्षीण पुत्रिकाश्रितो। व्योजिम है स्थूल अणु सम विषम, अभ्यंतर से दीर्घ होगा और इतर अल्प होगा तो कपाट, और बाहर से दीर्घ होगा और इतर अल्प होगा तो अर्ध कपाट। तत्तर दशातय कर्ण बंधन विकल्पम साध्य, ये 10 प्रकार के कर्ण बंधन जो हैं वो साध्य माने गए हैं और इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है एक। नेक्स्ट है असाध्य, संक्षिप्ताध्य पंच असाध्य। तत्र शुष्क 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 शुष्कुली
उत्सन्न पाली रहित शुष्क शुष्कुलित उत्सन्न पाली इतर अपाली संक्षिप्तम। देखो ये जो असाध्य होंगे इनमें ट्रीटेबल तो होंगे नहीं, तो ऑब्वियस है ये सारे एट्रोफिक होंगे या होंगे ही नहीं, पाली नहीं होगी। तो एक तो पहला आ गया संक्षिप्त में शुष्क और शुष्क पाली, एट्रोफिक कंडीशन है तो कैसे ट्रीट करेंगे। दूसरा है अन अधिष्ठान पाली पर्यंतो क्षीण मासो हीनकरण। दूसरा है हीनकरण। हीनकरण में क्या होगा, मास ही क्षीण होगा, मास ही नहीं है और अधिष्ठान पे भी नहीं है, वो जो आसपास का अधिष्ठान होता है उसमें बिल्कुल मास ही नहीं है, तो कहाँ से ट्रीट करेंगे। बल्लीकरण तनु विषम अल्पपाली, तनु विषम अल्पपाली बल्लीकरण। बल्लीकरण वहां पर बल्लूर था, छोटा था, इसमें तनु और विषम पतला होगा और ऊपर नीचे मतलब जिगजैग होगा, तो उसको भी टाई नहीं कर सकते। दूसरा यष्टीकरण, इसमें ग्रथित मांस स्तब्ध सिरा संतत सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म पाली होगी। तो ग्रथित मतलब वही अगर एट्रोफिक बन जाए या हाइपरट्रोफाइड स्कार जैसा बन जाए तो भी हम उसको नहीं जोड़ सकते यष्टीकरण का। काकोष्ठक कैसा है, निर्मास संक्षिप्त अल्प शोणित पाली, अगर उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक नहीं है, संक्षिप्त हो गया, निर्मास हो गया तो भी वो जुड़ नहीं पाएगा। तो कुल मिलाकर के बात पता कैसे रखनी है आपने, पकड़ना कैसे इसको थोड़ा थोड़ा। जैसे संक्षिप्त नाम है तो इसमें शुष्क और शुष्क ऐसे पाली शुष्क शुष्क आएगा, ध्यान लगाना, अंडरलाइन लगाना है। संक्षिप्त होगा तो शुष्क शुष्क शब्द आएंगे। दूसरा हीनकरण होगा तो क्षीण मास आएगा। बल्लीकरण होगा तो तनु आएगा, एक में बल्लूर आएगा तो अल्प आएगा, वो साध्य है, ही मतलब ह्रस्व आएगा, और बल्लीकरण आएगा तो तनु आएगा। दूसरा यष्टीकरण में ग्रथित मास होगा और सूक्ष्म पाली होगी, और काकोष्ठ में संक्षिप्त शब्द आएगा। जो पहला संक्षिप्त है उसमें शुष्क शुष्क और काकोष्ठ में संक्षिप्त शब्द आएगा। इस तरीके से इन्हीं से ही आपने पकड़ना है थोड़ा थोड़ा। वैसे तो असाध्य से क्वेश्चन बड़ा कम आता है, क्वेश्चन आता है ज्यादातर साध्यों से। श्लोक नंबर 13, यस्य पाली वय अपि कर्णस्य न भवेद ही कर्णपीठम समय मध्य तस्य विद्वा वर्धेत। इसको हिंदी में रख सकते हैं याद, जिस मनुष्य के कान में दोनों पाली न हो उसे कर्णपीठ के मध्य के समान स्थान में वेधन करके वर्धन करना चाहिए। जिस मनुष्य के कान में दोनों साइड पाली ना हो, मतलब कि ये जो अगर कोई भी कार्टिलेज और ये मसल ना मिले, फाइब्रस टिश्यू, तो कर्णपीठ के मध्य कान के पिछले हिस्से में समान स्थान से, मेस्टोइड वाले प्रोसेस से थोड़ा सा बोलते हैं कि वहां से मांस लेना है और थोड़ा सा आगे की तरफ उसको बढ़ाना है। नेक्स्ट उन्होंने अंडरलाइन करना है श्लोक नंबर 16, गंध उत्पाट्य मासेन स अनुबंधन जीवता, ये क्वेश्चन आ सकता है ना। स अनुबंध संधान ऐसे बोलते हैं इसको, स अनुबंध संधान, इसका मतलब होता है ग्राफ्टिंग करना। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो बोलते हैं किसी मनुष्य की पाली ना हो तो उसमें गंड प्रदेश से, कपोल प्रदेश से हमें जो है वो कुछ फ्लैप लेना चाहिए, मतलब मांस का टुकड़ा गंड प्रदेश से लेकर के कान में लगाना चाहिए, कपोल प्रदेश से, साथ वाला हिस्सा है इसलिए जो है वो मतलब कि ट्रांसप्लांटेशन की स्कोप जो है बढ़ जाते हैं, इसलिए बोलना है। तो पूछ सकते हैं कि अगर अनुबंध करना हो कर्ण का तो मांस कहाँ से लिया जाता है, गंड प्रदेश से। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 17, अगर जिसे ये वाला ऑपरेशन करना हो, मतलब प्लास्टिक ऑपरेशन टाइप करना हो, तो उसमें कौन कौन से सामान की जरूरत पड़ती है उपकरणों की, सुरामंड अंडरलाइन करना, क्षीर उदक, धान्य अमल, कपाल चूर्ण,
अगर वात से दुष्ट हो तो धान्य अमल उष्णोदक, पित्त से दुष्ट हो शीत उदकोभ्याम, श्लेष्म से सुरामंड उदक सुरामंडोष उदकाभ्याम प्रक्षाल्य करणो। अगर वात से दुष्ट हो तो धान्यामल से प्रक्षालन करना है, पीत से शीत उदक से और श्लेष्मा से सुरामंड उदक से प्रक्षालन करना चाहिए। और उसके बाद पुनर्विलिख्य अनुतमहीन विषम कर्ण संधि सन्निविशेष स्थिरता संधाय ततो मधु घृतेन अभ्युंज्य पिचु लयपिता। उसके बाद क्या करना है, उसमें जहां पर ग्राफ्टिंग करनी है, जो टिश्यू है कान का, उसको लेखन करना और नया मांस उसमें लगा करके सूची से सीवन कर्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट आओ श्लोक नंबर 18। विघटन दिवा स्वप्न व्यायाम अति भोजन व्यवाय अग्नि संताप वाक श्रमश विवर्जित, इन कामों का विवर्जन करना चाहिए। श्लोक नंबर 19। न च अशुद्ध रक्त अति प्रवृत्त रक्तम क्षीण रक्तम व संधाय स ही वाद तुष्टेन रक्ते रुड़ोपि परिपुटनवात। बोलते हैं कि अगर अशुद्ध रक्त निकलता हो, अति मात्रा में रक्त निकलता हो या रक्त ना निकलता हो तो संधान कर्म नहीं करना चाहिए। अगर वात से दुष्ट हो गया तो परिपुटन रोग होता है, आईएमपी। अगर रक्त वात से दूषित होगा तो परिपुटन रोग होगा, पित्त से दूषित होगा तो दाह पाक राग होगा, और श्लेष्मा से दूषित होगा तो कंडू होगा। इसके हिंदी में भी देख सकते हैं, इसकी सटीक है। बंधन के समय यदि कर्णपाली में अशुद्ध रक्त निकलता हो, अधिक मात्रा में रक्त निकलता हो अथवा रक्त बहुत कम निकलता हो तो संधान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वात दुष्ट में परिपोट रोग होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। परिपोट रोग कौन से दोष इन्वॉल्व होने से होता है। श्लोक नंबर 20। आम तैलेन त्रिरात्र परिसेचन, आम तेल से 3 दिन तक ग्राफ्टिंग करने के बाद परिसेच करना है। त्रिरात्रम पिचु परिवर्तित, और 3 दिन तक पिचु जो है उसका परिवर्तन करना है। यहाँ पर पिचु उसके ऊपर जो है ना वो फाया रखना होता है, जैसे आजकल बैंडेज बोलते हैं, बैंडेज करनी चाहिए और 3 रात्रों तक उस पिचु को बदलते रहना चाहिए। श्लोक नंबर 22। श्लोक नंबर 20। स्वेदित उन्मर्दितो कर्ण स्नेह तेन योज्यते, प्रथम स्वेदन कर्म करने के पश्चात तेल पर कान लगाकर मर्दन करना चाहिए। यव अश्वगंध यष्टि तिल तेल उद्वर्तन हितम, इनसे थोड़ा थोड़ा ना उद्वर्तन करना चाहिए, इन द्रव्यों से, अश्वगंधा से, यष्टि मधु से और तिल से। नेक्स्ट श्लोक पे आओ, श्लोक नंबर 25। जो कान उक्त प्रकार से स्नेहन स्वेदन उद्वर्तन या अभ्यंग करने से नहीं बढ़ते हों, ये तू करना न वर्धन्ते स्नेहन स्वेदन उपादितम तेषाम अपांग देशो तू कुर्यात प्रच्छानमेव च, उन्हें अपांग प्रदेश में प्रच्छान कर्म करना चाहिए, आईएमपी। कर्ण के बाह्य प्रदेश में प्रच्छान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां सिरादि मर्म होने से निश्चित ही अनेक प्रकार की व्यापतियां उत्पन्न होती हैं। श्लोक नंबर 30। यहां से क्वेश्चन आया था, कर्णपाली में होने वाले रोग अगर वात से दूषित होगा तो विस्फोट, स्तब्ध, शोफ, पाली दोष हेतु वातिके। वात से दूषित होने पर विस्फोट, स्तब्धता होती है। पित्त से दूषित होने पर शोफ, दाह, विस्फोट जनन। और कफ से क्वेश्चन आता है, कफ से पाली दूषित हो तो कंडू, शवेथु में क्वेश्चन मार्क लगाना। स्तंभ और गुरुत्व उत्पन्न होती है, स्तंभता, गुरुता और शवेथु, हमें लगता है वात से शवेथु हुआ है। ये क्वेश्चन बीएचयू में आया था कि कर्णपालीगत रोगों में शोथ और स्तंभ कौन से दोष से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 34।
पाली के उपद्रव, यहाँ पर 34 में पाली के उपद्रव दिए गए हैं। उत्पाटन, उत्पाटक, उत्पुटक, श्याव, कंडू। दूसरा है अवमंथ, सकंडुको, ग्रंथि को, यहाँ नीचे देखो अवमंथ, कंडुक, ग्रंथि, जम्बुल, स्त्रावी, दाहवान, ये 10 पाली के उपद्रव बताए गए हैं। IMP है, पूछ सकते हैं कर्णपाली के उपद्रव कितने होते हैं। कर्णपाली के उपद्रव। और एक और क्वेश्चन आता है जो आपने सिंपल लिखना है, कर्णपालीगत रोग। कर्णपालीगत रोग, ज्यादातर क्वेश्चन कर्णपालीगत रोग से आता है और वो हम चिकित्सा स्थान वगैरह में पढ़ेंगे। कर्णपालीगत रोग होते हैं 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगर उपद्रव पूछें तो ये हैं 10। कर्णपालीगत रोग कुछ और होते हैं। बाघभट्ट और शारंगधर ने कर्णपालीगत रोग जो है वो 7 दिए हैं। कर्णपालीगत रोग बाघभट्ट और शारंगधर ने 7 दिए हैं। हालांकि अगर कर्णपालीगत उपद्रव पूछें तब ये है उत्पाटक, उत्पुटक, श्याव, अवमंथ, ये जो शब्द दिए हैं कर्णपालीगत उपद्रव है। श्लोक नंबर 49-50 में देखना है, इसकी हिंदी देखनी है, इसकी हिंदी जरूर पढ़ना है एक बार। देखो, रोग के द्वारा यदि किसी रोग के द्वारा या किसी शत्रु के द्वारा नासिका कट जाने पर उसको जोड़ने की विधि का यथावत वर्णन कर रहे हैं। छिन्न नासिका के बराबर किसी वृक्ष का पत्ता लेना है, उसके बराबर ही कपोल से कुछ संबंध रखते हुए चर्मयुक्त मांस को काटकर कटे नाक के अग्रभाग पर विलेखन करके उस स्थान पर वहां मांस लगाकर सुई से सीवन कर करके बंधन लगाना है तथा सावधानी पूर्वक शीघ्रता से जोड़ देवें। उसके पश्चात नासा के रंध्रों में एरंड नाल प्रवेश कर नासा को कुछ ऊंची उठा दे। दोनों को जोड़ ठीक तरह से स्वाभाविक स्थिति में बंद देकर बंद लगा देना चाहिए। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। ये बोल रहे हैं कि नाक जो है, अगर मान लो किसी की कट गई है, यहाँ से ट्रॉमा हुआ है, कुछ हुआ है, तो ऐसे में क्या करना है कि मान लो जितना एरिया की ग्राफ्टिंग करनी है, वैसे कोई वृक्ष का पत्ता लेना है और उस पत्ते में उसका डिज़ाइन बनाना है। पहले जितनी नाक कटी होगी, जितनी ग्राफ्टिंग करनी होगी, और उतना ही नाक के साइड में जो फेस है वहाँ से थोड़ा सा मांस लेना है ग्राफ्टिंग करने के लिए और नाक पे लगा देना है। और लगाने के बाद उसको लगाने से पहले उन्होंने विलेखन करने को बोला है कि जहाँ पर ग्राफ्टिंग करनी होती है वहाँ पर थोड़ा सा सरफेस रफ बनाना चाहिए। डायरेक्ट ग्राफ्टिंग नहीं हो पाती, थोड़े से रॉ सरफेस जो है वो तैयार करने पड़ते हैं। लेखन कर्म करना है, उसके बाद मांस को वहाँ पर रख देना है और अच्छे तरीके से सीवन कर्म करना है और सावधानी पूर्वक जोड़ना है, मतलब प्रॉपर तरीके से अलाइंड होना चाहिए। और नाक वाली बात है, इसलिए सैडल नोज ना हो तो नीचे से नासा रंध्रों में एरंड की सींकें डाल देनी है और थोड़ा सा पैकिंग करके ऊपर उठा देना है ताकि नासा रंध्र जो है वो बंद ना हो। अदरवाइज अगर आप सींकें नहीं डालेंगे ना तो सैडल नोज नीचे नाक दब जाएगा। मांस जब वो हील होगा तो उसमें फाइब्रोसिस की वजह से वो दब जाएगा। तो सैडल नोज ना हो इसके लिए उन्होंने एरंड नाल के 2 सींकें प्रवेश करने के लिए बोला है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, और उसके पश्चात लाल चंदन, मुलेठी, रसोंत का महीन चूर्ण जो है उसके ऊपर छिड़क देना चाहिए। पूर्व भोजन के ठीक जीर्ण के बाद घृत का पान करना चाहिए। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 54, नाड़ी योग विनोष्ठस्य नासा संधान विधि। नाड़ी योग विनोष्ठस्य, ओष्ठ में भी ऐसा ही काम करना चाहिए, बस जो है जैसे कर्ण में काम किया वैसे ही नासा में करना चाहिए। बस उसमें नाड़ी योग मतलब जो एरंड नाल की सींकें हम लगा रहे थे वो नहीं लगानी होती हैं, बाकी वैसे ही ग्राफ्ट करना होता है। तालू में भी वैसे ही ग्राफ्ट करना है। वैसे ग्राफ्ट का मतलब क्या है कि तालू के आसपास, जैसे क्लेफ्ट पैलेट लिप है, इसमें भी आसपास से ग्राफ्ट लेना और वहां पर ग्राफ्टिंग करके जोड़ देना।
लेकिन इसमें बस नासा रंध्र नहीं लगाने हैं, ग्राफ्टिंग करके जोड़ना है बस। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन किया, एक प्रकार की ग्राफ्टिंग जो है ये प्लास्टिक सर्जरी है जिसका जिक्र मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आओ।